नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक्स सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में एक और श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। और जो ये श्रृंखला है वो संबंधित होगी इग्नू BE-VAE 181 से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो आपका ये सब्जेक्ट कोड है 181, ये पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड है, यानी कि एनवायरमेंटल स्टडी से रिलेटेड है। और इसका जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो MCQ बेस होगा। तो इस पूरे के पूरे पेपर की तैयारी हम बाय क्वेश्चन ही करेंगे, क्योंकि जो MCQ आएगा तो उसमें बहुत सारे फैक्ट भी होते हैं MCQ में, और बहुत सारी डेफिनेशन भी होती हैं। तो ज़्यादा क्वेश्चनों के माध्यम से ही हम इसकी तैयारी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और आज की क्लास के पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि पर्यावरण से क्या अभिप्राय है। तो देखो, अगर आप इन्वायरमेंट की डेफिनेशन जानते हो तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर दोगे। इसके अलावा ना, अगर आपको थोड़ी सी भी पर्यावरण के बारे में समझ है तो ये और आसानी से हो जाएगा। तो देखो, पर्यावरण होता क्या है, एनवायरनमेंट होता क्या है। तो जो चीज़ हमें चारों तरफ से घेरे हुए है वो हमारा एनवायरनमेंट है। तो अब देखो, पहले ऑप्शन की तरफ जाते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है भूमि, जल, वायु, पौधे और पशुओं की जो प्राकृतिक दुनिया है, जो चारों ओर हमारे अस्तित्व में है, क्या ये पर्यावरण है। तो सिंपल सी बात है, अगर अपने चारों तरफ देखोगे तो भूमि, जल, वायु, पौधे और पशुओं की प्राकृतिक दुनिया होगी, और जो भी चीज़ हमें चारों तरफ से घेरे वो हमारा पर्यावरण है। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। तो एक टाइम पॉइंट पर जो हमें चारों तरफ से घेरे हुई है वो भी हमारा एनवायरनमेंट है। हो सकता है हमारे घर का सामान हमारे चारों तरफ हो, दीवारें चारों तरफ हो, हवाएं हैं चारों तरफ, तो वो संपूर्ण दशाओं का योग जो हमें चारों तरफ से घेरे होता है वो एनवायरनमेंट होता है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये कॉमन सेंस चीज़ है। अगर आपको एनवायरनमेंट का मतलब पता है कि भाई जो चीज़ हमें चारों तरफ से घेरे होती है वो एनवायरनमेंट है, इस हिसाब से ऑप्शन को आप सेट करते जाओ। तीसरा है कि भौतिक, जैविकीय और सांस्कृतिक तत्वों की अंतः क्रियात्मक अवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं, यानी कि जो हमारा भौतिक पर्यावरण है, जैविकीय पर्यावरण और सांस्कृतिक, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं क्या, एक दूसरे से अंतः संबंधित हैं क्या। बिल्कुल सही बात है। जितने भी हमारी भौतिक वस्तुएं हैं वो जैविकीय वस्तुओं से और सांस्कृतिक तत्वों से जुड़ी हुई रहती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि पर्यावरण से क्या अभिप्राय है, तो पर्यावरण से ही उपरोक्त सभी अभिप्राय हैं। तो जो चीज़ हमें चारों तरफ से घेरे वो एनवायरनमेंट है, ये बात ध्यान रखना। अब आपको एनवायरनमेंट, जो आपका एनवायरनमेंट है वो एक बाय नेचर होता है, एक मैन मेड होता है। बाय नेचर की बात करोगे तो उसमें भूमि है, जल है, वायु है, पौधे हैं, पशु हैं। जबकि बाय मैन मेड देखोगे तो घर में जो जितने भी सारा सामान है हमारे आसपास वो हमारा एनवायरनमेंट है। कई बार ये नहीं कहा जाता भाई पढ़ने के लिए पढ़ने वाला एनवायरनमेंट बनाओ। तो जो भी चीज़ हमारे चारों तरफ से घेरे वो हमारा एनवायरनमेंट है। तो आई होप से पहला क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, इसका आंसर है उपरोक्त सभी। दूसरा क्वेश्चन पहले क्वेश्चन से ही बना है। अगर आपको पहला क्वेश्चन से समझ में आ गया तो दूसरा क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है कि सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी कि पर्यावरण को निम्न प्रकार से भागों में बांटा जा सकता है। कौन सा एक पर्यावरण का अंश नहीं है, यानी कि कौन सा एक ऐसा है जो पर्यावरण का भाग नहीं है इन चार ऑप्शनों में से। तो कह रहा है वैसे तो पर्यावरण को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है, लेकिन कोई एक है जिसे हम पर्यावरण के अंतर्गत नहीं रखते। तो देखो, अगर आपने पिछले क्वेश्चन की लास्ट वाली लाइन यानी कि थर्ड ऑप्शन ढंग से पढ़ा हो, भौतिक, जैविकीय और सांस्कृतिक, तो आपका ये क्वेश्चन यहीं से निपट गया। तो देखो, पर्यावरण को आप भौतिक पर्यावरण में बांट सकते हो, बिल्कुल बांट सकते हो। सांस्कृतिक पर्यावरण में, जैविकीय पर्यावरण में बिल्कुल बांट सकते हो, लेकिन परिचालन पर्यावरण में नहीं बांट सकते। तो हमारा सही आंसर होगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है। तो पहले हम यही जान लेते हैं कि भाई सतत विकास का मतलब क्या होता है। तो देखो, सतत विकास का मतलब होता है कि विकास का वो पैमाना जो हमारे रिसोर्सेज को बचाकर चले, पर्यावरण को बचाते हुए विकास किया जाए, आने वाली पीढ़ियों का ध्यान में रखकर विकास किया जाए। तो आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखकर जब विकास किया जाता है उसे ही हम सतत विकास कहते हैं। इंग्लिश में इसके लिए वर्ड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब बताओ आप, सतत विकास का संबंध किससे हो सकता है, क्या क्या चाहिए हमें सतत विकास के लिए। तो क्या हम अगर बायोडाइवर्सिटी को बचाएं, अपनी जैविक विविधता को बचाएं, स्पीशीज को बचाएं, पेड़ पौधों को बचाएं, तो क्या सतत विकास होगा, बिल्कुल होगा भाई। आने वाली पीढ़ियों का ध्यान में रखकर अगर हमें विकास करना है, हमें रिसोर्सेज बचाने हैं, तो जैविक विविधताओं का तो संरक्षण करना होगा। क्या प्रदूषण को कंट्रोल में करना होगा, बिल्कुल करना होगा। अगर हम प्रदूषण को कंट्रोल में नहीं करेंगे धीरे धीरे करके हमारे ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, हानिकारक जो गैसें हैं वो हमारे वायुमंडल में बढ़ जाएंगी, तो सतत विकास तो नहीं होगा। दोनों ऑप्शन सही हैं। गरीबी को घटाना हो सकता है क्या सतत विकास, बिल्कुल, क्योंकि जब गरीबी होती है तो स्लम बस्तियां बनती हैं, स्लम बस्तियां बनती हैं तो वहाँ गंदगी ज़्यादा होती है, गंदगी ज़्यादा होती है तो महामारियाँ फैलती हैं, महामारियाँ फैलती है तो ह्यूमन रिसोर्सेज को नुकसान होता है, मानव संसाधनों को नुकसान होता है। तो सतत विकास के लिए, सतत विकास का मतलब क्या है, आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखकर जो विकास किया जाए, अपने संसाधनों को बचाकर जो विकास किया जाए वो सतत विकास है। तो इसके लिए जैव विविधताओं को बचाना भी जरूरी है, पर्यावरण पर कंट्रोल करना भी जरूरी है, प्रदूषण पर कंट्रोल करना भी जरूरी है, गरीबी को हटाना भी जरूरी है। तो उपरोक्त सभी होगा इसका आंसर।
तो आई होप सो चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण के परिरक्षण और संरक्षण के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया। यानी कि पर्यावरण को बचाने के लिए भारत सरकार ने कानून बनाया था और उस कानून का नाम था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। क्वेश्चन ये पूछ रहा है ये अधिनियम कब लाया, तो ये अधिनियम आया था भाई 1986 में। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा एक अधिनियम बनाया गया और इस अधिनियम को कब लागू किया गया था 1986 में। तो इसका सही आंसर है 1986। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है। यानी कि एनवायरनमेंट को हमें बैलेंस में लाना है और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो क्या पर्यावरण को बचाने में वन नीति सहायक है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम सहायक है, यानी कि इनमें से कौन कौन सा है जो पर्यावरण को बचाने से संबंधित है। पर्यावरण के संरक्षण मतलब होता है बचाना। तो पर्यावरण को अगर हमें संतुलन में लाना है, पर्यावरण को बचाना है, तो उसमें क्या वन नीति काम करेगी, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम काम करेगा, औद्योगिक नीति काम करेगी या शिक्षा नीति काम करेगी। तो देखो यहाँ पर ना क्वेश्चन थोड़ा सा शॉर्ट में हो गया है। इन 4 ऑप्शनों के बाद और भी ऑप्शन है। ऑप्शन ऐसे हैं कि केवल 1 और 2, 1, 2 और 3, 1, 2, 3 और 4 या ओनली 1 और 3, ऐसे 4 ऑप्शन हैं। तो देखो पर्यावरण को बचाने में वन नीति तो कामगार होगी। यानी कि जितने ज़्यादा हम फॉरेस्ट को बचाएंगे उतने ज़्यादा हमारा एनवायरनमेंट अच्छा होगा। बिना फॉरेस्ट्स के, बिना पेड़ पौधों के तो हम अपनी ज़िंदगी को जी नहीं सकते। तो वन नीति तो पर्यावरण को बढ़ावा देती है भाई। और पर्यावरण सुरक्षा कानून भी वन नीति को बढ़ावा देता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। अब बात आती है जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, यानी कि औद्योगिक नीति। तो देखो सरकार पता क्या करती है, औद्योगिक नीति घोषित करती है जिसमें ये होता है कि उद्योग ऐसे लगाए जाएंगे जो पर्यावरण को प्रदूषित ना करें, ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देंगे। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। अब बात आती है क्या शिक्षा नीति पर्यावरण को बढ़ावा देती है, बिल्कुल देती है। अब देखो ग्रेजुएशन में कंपलसरी कर रखा है सब्जेक्ट पर्यावरण अध्ययन। अब ये जो सब्जेक्ट कंपलसरी क्यों करा है, ताकि आप लोग अपने एनवायरनमेंट के प्रति अवेयर हो सको, जागरूक हो सको। क्योंकि जब आपको अपने एनवायरनमेंट का इंट्रोडक्शन पता होगा तभी तो आप उसे बचाने का प्रयास करोगे। भाई हम किसे बचाने का प्रयास करते हैं, जिससे हमारी जान पहचान हो। अब एनवायरनमेंट से जब आपकी जान पहचान होगी, जब आपको पता चलेगा एनवायरनमेंट में ये चीज़ें हमारे लिए इतनी प्रॉफिटेबल हैं, तभी तो आप उसको बचाने का प्रयास करोगे। तो शिक्षा नीति भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा 1, 2, 3 एंड 4। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आशा चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगला क्वेश्चन है कि इको मार्क जो प्रतीक है, यानी कि एक हॉलमार्क है इको मार्क, ये किससे संबंधित है। तो सरकार द्वारा एक प्रमाण पत्र दिया जाता है जिसका नाम है इको मार्क। इसका संबंध किससे है, उन सभी वस्तुओं से जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, या उन वस्तुओं से जो पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित हैं, या उन वस्तुओं से जिनका एक्सपोर्ट किया जाता है, या उन वस्तुओं से जिनका इंपोर्ट किया जाता है। अब ये क्वेश्चन का आंसर तो आप यूँ ही कर दोगे। क्यों? क्योंकि जहाँ पर भी वर्ड आ जाए इको का मतलब होता है एनवायरनमेंट और इकोलॉजी से रिलेटेड। तो सिंपल सी बात है पर्यावरण। तो इको मार्क प्रमाण पत्र किसको दिया जाता है, उन सभी सामग्रियों को जो पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित होती हैं। जैसे जूट, तो जूट के जो थैले होते हैं पर्यावरण की दृष्टि से बिल्कुल सुरक्षित होते हैं। अगला क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1962 में किताब प्रकाशित हुई थी और किताब का नाम था साइलेंट स्प्रिंग। इस किताब में पर्यावरण आंदोलन के प्रति समर्थन दिया गया था। अब बात यह है कि इस किताब के लेखक कौन थे। तो देखो इस किताब के लेखक थे रेचल कार्सन। तो रेचल कार्सन ने किताब लिखी थी साइलेंट स्प्रिंग और ये किताब कब प्रकाशित हुई थी 1962 में। इसमें पर्यावरण से संबंधित चर्चा की गई थी। तो अगर क्वेश्चन वो पूछ ले साइलेंट स्प्रिंग कब प्रकाशित हुई, तो 1962 में। ऐसे ही अगला भी क्वेश्चन है, हरित विकास के लेखक कौन हैं। तो इसका आंसर होगा WM एडम्स। तो हरित विकास के लेखक कौन है, WM एडम्स, ये आप रट लेना। अगला क्वेश्चन बढ़िया है कि एक जगह है प्लाचीमाड़ा, इसके पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचा था, इसी वजह से ये जगह बहुत फेमस हुई। ये कहाँ पर अवस्थित है। तो आपसे पूछ रहा है प्लाचीमाड़ा जो जगह है कहाँ पर स्थित है, और ये प्लाचीमाड़ा जो जगह है किस लिए फेमस हुई थी, क्योंकि इसके पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचा था। ऑप्शन है आपके पास कर्नाटक, कोंकण, केरल और तमिलनाडु। तो देखो प्लाचीमाड़ा जो जगह है ना, ये दक्षिण भारत के केरल में स्थित है। तो इसका सही आंसर कहाँ पर हो, क्या होगा, केरल होगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको, जो प्लाचीमाड़ा जगह है दक्षिण भारत के केरल राज्य में है और ये एक छोटा सा गाँव है। मैं सही बताऊँ, यहाँ पर ना कोको कोला फैक्ट्री की स्थापना हो रही थी।
तो कोका कोला फैक्ट्री की स्थापना होने की वजह से यहाँ के पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुँच रहा था। तो यहाँ के लोगों ने क्या करा, इसका विरोध किया। तो प्लाचीमाड़ा जगह कहाँ पर है, केरल में। किस लिए फेमस थी, तमिलनाडु। वहाँ पर क्या था, कोका कोला की फैक्ट्री लगी थी जिसकी वजह से पर्यावरण को नुकसान पहुँच रहा था। आज की वीडियो का हमारा जो आखिरी क्वेश्चन है वो है, एक वर्ड है ग्रीन वॉश। तो ये जो ग्रीन वॉश है ये किस चीज़ को प्रदर्शित करता है। तो क्या ग्रीन वॉश झूम कृषि को प्रदर्शित करता है, नदी जल के शुद्धिकरण को प्रदर्शित करता है, हरियाली हटाने को प्रदर्शित करता है, या पर्यावरण संरक्षण के झूठे वायदे को प्रदर्शित करता है। तो देख लो भाई, आज के बाद अगर आपको कहीं पर भी ये वर्ड मिल जाए ग्रीन वॉश, तो कोई बंदा जब ग्रीन वॉश की बात करे तो समझ जाना कि वो पर्यावरण संरक्षण पर झूठे वायदे कर रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि जो ग्रीन वॉश शब्द है ये पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड जो झूठे वायदे होते हैं उनको प्रदर्शित करता है। आशा है ये सभी प्रश्न आपको अच्छे समझ में आए होंगे। देखो ये क्वेश्चन जो हैं ये सिर्फ आपके BE VAE 181 में ही काम नहीं आएंगे, बल्कि अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर भी ये आपके बहुत काम आएंगे। तो मिलते हैं आपसे इसी सीरीज़ के पार्ट 2 में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना समर्थन हमें ज़रूर दें ताकि हम इस सीरीज़ को कंप्लीट करें।